एक बार देख लो हमने हमारी प्रोसेस कहाँ से शुरू की। वी आर स्टडीइंग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने कहा है कि पोजीशन मास सॉरी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर इज एक्चुअली m1 r1। r1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1। m1 मास कहाँ पर सिचुएटेड है, ये r1 पोजीशन वेक्टर दे रहा है। m2 r2, m2 मास कहाँ पर सिचुएटेड है, ये r2 पोजीशन वेक्टर दे रहा है। और ऐसे सभी मासेस एंड उनके पोजीशन वेक्टर के प्रोडक्ट की एडिशन डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ ऑल मासेस। इस प्रकार से हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। अब देखो हमने कहा ये सभी मासेस को ऐड करते हैं तो दिस विल बी मास ऑफ सिस्टम, जिसको हमने कैपिटल M से दिया। कैपिटल M इज मास ऑफ सिस्टम। सो मैं इस कैपिटल M को इधर लेकर गया तो ये हो गया M इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एडिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मास एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट मास एलिमेंट। अब हमने कहा चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, सो ये आ जाएगा कैपिटल M डी डी टी ऑफ RCM M1 इक्वल टू M1 डी डी टी ऑफ R1 प्लस M2 डी डी टी ऑफ R2 एंड सो ऑन अप टू Mn डी डी टी ऑफ Rn। बट मुझे बताओ एक आधे पार्टिकल के पोजीशन चेंज होने का रेट, इसे हम क्या कहते हैं? पार्टिकल की पोजीशन वेलोसिटी। चेंज होने का रेट इज वेलोसिटी। तो यह आ जाएगा m इंटू वी बार। ये किसकी वेलोसिटी है? तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो रही है। सो दिस इज चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। So this is mass into velocity of center of mass equal to m1 into v1, where v1 is velocity of mass 1, m2 into v2 plus and so on mn into vn। ठीक है, क्या रिलेशन आ गया? ये मास ऑफ सिस्टम into velocity of system इसका प्रोडक्ट will be m1 v1 plus m2 v2 plus and so on mn vn। अब देखो इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन 1। क्या मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ जाएगा? मास बाहर डी डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 डी डी टी ऑफ v1 m2 डी डी टी ऑफ v2 प्लस एंड सो ऑन mn बाहर, क्योंकि mn टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, vn बार। बट व्हाट इज dv by dt? एक्सीलरेशन। बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा एक्सीलरेशन। ये किसका एक्सीलरेशन है? सेंटर ऑफ मास का। अब मुझे बता दो ये मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स। फोर्स। ओके, ये किसका एक्सीलरेशन है? a1। ये पार्टिकल 1 का एक्सीलरेशन है, ये पार्टिकल 2 का एक्सीलरेशन है, ये पार्टिकल 3 का एक्सीलरेशन है। ठीक है, सो एक्चुअली मास into acceleration of mass of system into acceleration of center of mass is actually f1 bar plus f2 bar plus and so on fn bar। और क्या मैं इसको मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसको थोड़ा और समझ सकता हूँ क्या? तो देखो हम पहले डायग्राम निकालते हैं।
मैं वापस पहले वाले स्लाइड पर जाऊंगा, डोंट वरी। ये मेरी कोई सिस्टम है, यहाँ पर पार्टिकल है m1 m2 m3 एंड सो ऑन। अब देखो इस m1 पार्टिकल पर इस कौन कौन से फोर्स लगते हैं। सो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल, क्या एफ एक्सटर्नल इसका एक्सीलरेशन करेगा क्या? हाँ सर, एक्सटर्नल फोर्स तो इस बॉडी का, इस पार्टिकल m1 का एक्सीलरेशन करेगा। ठीक है, इसके सिवा और कोई फोर्स लगने वाला है क्या यहाँ पर? तो सर देखो, यहाँ पर इंटरनल फोर्स होगा, ये m2 m1 को अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाला है, तो ये m2 भी m1 के तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, ये m1 को ये m3 अट्रैक्ट करने वाला है, तो इस m3 को भी m1 अट्रैक्ट करेगा। सही है? यस सर। सो अब यहाँ पर दो टाइप के फोर्सेस आ गए, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स। बट अब देखो, ये इंटरनल फोर्स ये पेयर में है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स रहेगी। मतलब अगर m1 को कोई m2 अट्रैक्ट कर रहा है, तो m2 को भी कोई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. 0। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हम कहते हैं द फोर्स F1 acting on particle m1 is not just external force but vector sum of all the forces on the particle, ठीक है, that is external force exerted by bodies outside and internal forces exerted by bodies, बॉडीज की जगह मैं पार्टिकल्स लिखता हूँ, पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी। यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं, नेट इंटरनल फोर्स
विल बी 0। ठीक है, देखो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि ये F1 F2 को कैंसिल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दीज आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। सो ये M1 का जो अट्रैक्शन है वो M2 पर है, M2 का जो अट्रैक्शन है वो M1 पर है। ये ऐसा नहीं है एक ही बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, दिस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, मतलब यहाँ पर दिखाया नहीं, पर इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स की पेयर रहेगी। सो सर ये कैंसिल होते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है जब ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तो क्या ये इंटरनल फोर्सेस रहेंगे क्या? जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, Yes, sir. आप किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो क्या इंटरनल पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं क्या? Yes, sir. ओके, क्या इंटरनल फोर्सेस के कारण आपने देखा है क्या? मैंने ना कल मेरा मोबाइल है, मैंने सोने से पहले मेरे बिस्तर के बाजू में रखा था, सुबह उठकर देखा तो वो वॉश बेसिन पर था। क्यों? तो इंटरनल फोर्सेस के कारण बॉडी की मोशन हुई। ऐसा नहीं होता है, इंटरनल फोर्सेस के कारण बॉडी की मोशन नहीं होती है। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जो इंटरनल फोर्सेस है इनकी वेक्टर एडिशन अगर हम करते हैं तो ये 0 आती है। दोनों का डिफरेंस ध्यान में आ रहा है क्या? यस सर। ये इंटरनल फोर्सेस की एडिशन 0 आएगी, क्योंकि फॉर एवरी फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स राइट देयर एग्जिस्ट अनदर फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये सभी फोर्सेस को जब मैं ऐड करूंगा इंटरनल फोर्सेस को, तो इनकी एडिशन 0 आएगी। इट्स नॉट लाइक कि एक पार्टिकल पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, दीज आर टू डिफरेंट कंडीशन। हाँ, न्यूटन का लॉ ये नहीं कहता है, न्यूटन का लॉ इतना कहता है कि अगर M2 पार्टिकल को M1 अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो M1 पार्टिकल को भी M2 अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये ऐसा नहीं कहता है एक ही बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। सो वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस इज 0। सो जो कोई भी मोशन होने वाली है इट विल बी बिकॉज ऑफ ये एक्सटर्नल फोर्स। क्या इतना पार्ट ध्यान में आया क्या? यस सर। अगर ये ध्यान में आया यस सर। तो अब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन किसके कारण होगा? एक्सटर्नल फोर्स। External force. सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के कारण होगा, और इसलिए आई कैन राइट मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, क्लियर? सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अभी at center of mass and all the external forces, that is net external force, were applied to that point. समझ लो है इसका एक बार मीनिंग। इसका मतलब ये है, इसका ये जो रिलेशन हमारा आया ये ऐसा कहता है कि the center of mass of a system of particles moves as if all the mass of system is concentrated at center of mass and all the external forces were applied to that point. इसका मतलब ऐसा होगा
कि अगर इस प्रकार से कोई सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम के ऊपर इस प्रकार से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, F1, F2, F3, F4, ये सभी एक्सटर्नल फोर्सेस है और इनका मास रहेगा M1, M2, M3, M4। ये पूरे के कारण जो मोशन होने वाली है, इट विल बी लाइक दिस मास M is situated at center so ये रहेगा योर कैपिटल M और ये रहेगा सर डिफरेंटिंग WRT टाइम टी का स्लाइड बताओ ना। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम WRT। सर टाइम उसकी स्लाइड चाहिए। बताता हूँ। सो देखो, एक चीज ध्यान में रखो, हाँ, चलो, तो देखो, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो मासेस है M1, M2, M3, M4, ये पूरी जो हमारी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसका मास है कैपिटल M। इट इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ मास, दिस इज अवर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और ये जो फोर्सेस है F1, F2, F3, F4, ये सभी फोर्सेस, ये एक्सटर्नल फोर्सेस है। इनकी अगर हम वेक्टर सम करते हैं, नॉर्मल एडिशन नहीं, हाँ, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये नहीं है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसकी वेक्टर सम होनी चाहिए, ठीक है। ये वेक्टर सम करके जो फोर्स आएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स ऐसे बिहेव करता है कि जैसे ये पूरे सिस्टम का मास, ये पूरे सिस्टम का मास इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। सो ये सबको कंसीडर करने के जगह आप सिर्फ इस एक बॉडी को कंसीडर कर सकते हो, एक पार्टिकल को कंसीडर कर सकते हो जहां पर मास ऑफ सिस्टम सिचुएटेड है, और अब पार्टिकल आ गया तो न्यूटन के सभी लॉ यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएंगे, बिकॉज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर अप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस। तो अब हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है, देख लो। ये हमने यहाँ से शुरुआत की, हमने कहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारे मास ऑफ सिस्टम, और फिर इसको रीअरेंज किया, इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ जो चेंज होने वाला है, छोटे से टाइम में जो छोटे सा चेंज होगा वो हमें देखना है। सो टाइम के साथ पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन इज आवर वेलोसिटी। सो हमने कहा, ये भी रिलेशन हम कभी कभी यूज करेंगे, mass of system of particles into velocity of system of particles equal to m1 into velocity of particle 1, m2 into velocity of particle 1 plus and so on, ठीक है। सर ये तो मोमेंटम हो गया। एग्जैक्टली उसके तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। सो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर क्या क्या किया हमने, फिर से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया, ठीक है, टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया। सो मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी का चेंज इज एक्सीलरेशन। सो हमने कहा मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 into acceleration 1 plus m2 into acceleration 2 plus and so on mn into acceleration of nth particle, ठीक है। अब देखो, ये जो एक्सीलरेशन हो रहा है पार्टिकल 1 का, इट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस। सो m1 इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, इट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस। पर हमें ध्यान में आया, क्या ध्यान में आया,
ये जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं ये बॉडी की मोशन, बॉडी का एक्सीलरेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, बिकॉज वेदर देयर इज एक्सटर्नल फोर्स और नॉट इंटरनल फोर्स प्रेजेंट रहते हैं, बट इंटरनल फोर्सेस होने के बाद भी हमारी बॉडी स्टेशनरी रहती है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये हमने देखा है, हमारा न्यूटन का लॉ भी यही कहता है। ठीक है, सो ये इंटरनल फोर्सेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, सो फिर हमने कहा कि इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होने वाला है इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और इसलिए हमने लिखा द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स एज इफ all the mass of system is concentrated at center of mass। पूरे सिस्टम का मास सेंटर ऑफ मास में सिचुएटेड है। ठीक है, एंड all the external forces were applied to that point, were applied to that point। ठीक है, so ये हमने उसका एक एक्सप्लेनेशन लिख लिया। लगे तो मैं यहाँ पर और एक चीज लिख लेता हूँ, दिस कैपिटल एम इज नेट मास ऑफ सिस्टम। चलो, अब जैसे अभी अथर्व ने कहा था सर ये इक्वेशन 1 ये तो मोमेंटम के बारे में बात करता है। ठीक है, तो बिल्कुल हम अभी इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। क्या रिलेशन है हमारा? इक्वेशन 1 के पहले दो चीजें लिखता हूँ। एक चीज तो हमें पता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एंड दूसरा ये भी हमें पता है, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट mass into velocity of center of mass equal to m1 into v1 plus m2 into v2 plus and so on mn vn। ठीक है, but this is momentum of center of mass, this is momentum of particle 1, this is momentum of particle 2 and so on momentum of nth particle। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम इज, मैं ये जानबूझकर बार दे रहा हूँ, इट इंडिकेट्स वेक्टर सम। ठीक है, डायरेक्शन कंसीडर करना जरूरी है। इसका मतलब ऐसा है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली एडिशन वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मोमेंटम। ठीक है, अगर ऐसा है तो जरा इसके तरफ ध्यान दो, कैन आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? with respect to time t क्या आ जाएगा, सो ये आ जाएगा dp बाई dt। ये तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है, ये आ जाएगा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू, ये क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, बट इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, सो जो कोई भी फोर्स बचेगा दैट विल बी एक्सटर्नल फोर्स ओनली। ठीक है,
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के पास आ गए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझ लेते हैं जिसके एप्लीकेशन हमें देखने हैं। क्या कहता है ये, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देखो रिलेशन क्या आया है, F external equal to rate of change of momentum of center of mass equal to m into dVcm upon dt। If external force is zero, then देखो क्या कहा, हमें रिलेशन मिल गया है एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कैपिटल एम बाहर डी डी टी ऑफ वी सी एम। ठीक है, बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। सो अब हम कह रहे हैं कि इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब rate of change of momentum is zero, that is momentum is constant। Similarly हम कह सकते हैं if f external is zero, इसका मतलब ये जो दूसरा पार्ट है mass into derivative of velocity with respect to time is zero। अब मास कोई बॉडी है तो उसका मास जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब ये डेरिवेटिव जीरो आएगा, दैट इज VCM इज कांस्टेंट। दैट इज अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है तो सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, एक्सटर्नल, हाँ सर ये अगर कांस्टेंट है, सपोज सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, राइट? सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, ओके, तो हम पूरी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट समझेंगे ना। हाँ तो मुझे ये मतलब पूरी बॉडी की फोर्स एक्सटर्नल जीरो होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है क्या? नो नो। नहीं, ये कैसे होगा मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ, रुको। क्या ये कोई कंटेनर हो सकता है? इस कंटेनर पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, ओके। इस कंटेनर की मोशन होने वाली है नहीं, पर इस कंटेनर के अंदर एयर है, तो क्या एयर के पार्टिकल्स की मोशन हो रही है? हाँ सर, यस सर। एयर के पार्टिकल की तो मोशन हो रही है। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्या ये जो एयर के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, इनकी मोशन जीरो है क्या? नहीं,
दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, बट इनका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा उसकी मोशन नहीं हो रही है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है, बॉडी शुरुआत में भी रेस्ट पर थी, ये बॉक्स, ये बॉडी अभी भी रेस्ट पर है, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरनल पार्टिकल भी रेस्ट पर है। दे मे बी, मे नॉट बी मूविंग। ठीक है, सो द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, इस रिलेशन से हमें क्या मिलता है कि इंटरनल फोर्स को अपने को टेंशन लेना नहीं है। इंटरनल फोर्सेस के कारण कुछ भी हो, उसका इफेक्ट बॉडी के मोशन पर नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज बॉडी एज अ होल, उसकी मोशन विल हैपन ओनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस रह सकते हैं, इंटरनल मोशन हो सकती है, जो कि होती है, ऐसे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। शायद से हमने लास्ट चैप्टर में जो क्वेश्चंस किए थे एक्सप्लोजन वाले, वो इस कैटेगरी के क्वेश्चंस है। कि अगर एक्सप्लोजन हुआ तो हमने कहा था कि अरे एक्सप्लोजन में एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है क्या? नहीं, एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल फोर्सेस। अगर एक्सप्लोजन के लिए इंटरनल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है तो सेंटर ऑफ मास की मोशन अल्टर होगी क्या? नहीं, इंटरनल फोर्सेस के कारण सेंटर ऑफ मास की मोशन अल्टर नहीं होती है। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एप्लीकेशन कहाँ पर मिलता है हमें? देखो, इस प्रकार से कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो रॉकेट था, इस रॉकेट का एक्सप्लोजन हो गया। अगर इस रॉकेट का एक्सप्लोजन हो गया तो इसके सेंटर ऑफ मास की मोशन क्या रहेगी? रॉकेट के पार्टिकल्स ये अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, इसकी मोशन शायद से इधर होगी। ठीक है, पर सेंटर ऑफ मास की मोशन कैसे रहेगी? प्रोजेक्टाइल ही रहेगी। तो कहे, आप कहोगे सर सेंटर ऑफ मास, ये उसका जो ओरिजिनल ट्रैजेक्टरी थी वही ट्रैजेक्टरी फॉलो करने वाला है। क्यों ऐसा? बिकॉज सेंटर ऑफ मास पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? नहीं लगा है। सो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की मोशन चेंज नहीं होने वाली है, वो पहले जैसे होने वाली थी वैसी ही मोशन अभी होगी। लेकिन सर सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटी भी तो लगने वाली है। तो वो तो पहले भी लग रही थी, उसी के कारण तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है ना, अभी थोड़ी कुछ चेंज हुआ, इसके कारण तो इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर हमें इसका बहुत बढ़िया एप्लीकेशन मिलता है। ठीक है, एडिशनली देयर आर सम मोशंस, टिपिकली combination of revolving motion and rectilinear motion। सर क्या कह रहे हो आप? तो देखो, आ, ये हमारे स्टार्स एंड क्या कह सकता हूँ मैं, टिपिकली स्टार्स या हमारे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल भी ये खुद के अराउंड रोटेट होते हैं और उनकी ट्रांसलेशनल मोशन भी होते रहती है। तो ऐसे वक्त आप उनकी मोशन दो प्रकार से सेपरेट कर सकते हो। एक, पूरे बॉडी को सेंटर ऑफ मास में सिचुएटेड है ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। देखो, एक मॉलिक्यूल जहां पर अगर हम CH4 को कंसिडर करते हैं तो ये कार्बन रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, या हमारा CO2 का मॉलिक्यूल रह सकता है। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स में अब इनके सेंटर्स अलग अलग जगह पर है, सो ये साइमल्टेनियसली रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे। ठीक है, अब इस मोशन को कैसे समझना है?
तो ऐसा समझना कि ट्रांसलेशनल मोशन को स्टडी करते वक्त सेंटर ऑफ मास की मोशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। और फिर जो रोटेशनल मोशन हो रही है उस वक्त ये ट्रांसलेशनल मोशन का पार्ट बाजू में करके सिर्फ रोटेशनल मोशन को स्टडी करना। सिर्फ अकेले रोटेशनल मोशन को स्टडी करना ही आसान, सिर्फ अकेले ट्रांसलेशनल मोशन को स्टडी करना आसान, और फिर दोनों को सुपरपोज कर देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मोशंस हम सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं, ठीक है। इसकी तरफ अपन जाएंगे, नो डाउट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना पार्ट अपन नोट डाउन करके रख देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ rotational and translational motion this is stationary body with internal motion motion of center of mass remains unchanged because of internal forces, ठीक है। और जो पार्ट नोट डाउन करना है वो लिखता हूँ। Different parts of system into motion of center of mass and motion about center of mass is very useful technique, ठीक है। कहाँ पर? इस प्रकार के जगह पर, या मोशन ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम, बाइनरी मतलब दो, या फिर न्यूक्लियर कोलिजन में भी ऐसा यूज करते हैं। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और वहां पर जो कोलिजन्स होते हैं वहां पर भी ये पार्ट इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 equal to 5 kg and m2 equal to 2 kg are placed on a frictionless surface and connected by spring. An external force gives a velocity of 14 meter per second to heavier block in the direction of lighter one.
कैलकुलेट वेलोसिटी गेन बाय सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो देखो हमारा रिलेशन है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है सर, ये कहाँ से आया? यही रिलेशन है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये m नीचे लिखा है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन कैपिटल M1, m मतलब m1 प्लस m2। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं किया मैंने। तो कंडीशन क्या है? तो कोई एक बड़ा ब्लॉक है, इसको m1 कहा है 5 kg का, इट इज कनेक्टेड विद स्प्रिंग टू अनदर ब्लॉक, इसे m2 कहा है 2 kg का। External force gives velocity of 14 meter per second to heavier block in the direction of lighter one। तो इसकी वेलोसिटी बता दो, तो इसलिए हमने लिखा। ठीक है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी है। अब देखो क्या ये जो फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है, इसके कारण बीच में स्प्रिंग है, तो ये इस फोर्स को क्या कहेंगे, बैलेंस करने वाला फोर्स ये स्प्रिंग में जनरेट होगा। सो m2 को वेलोसिटी आने वाली है क्या? पहले m2 पर डायरेक्टली कोई फोर्स लगेगा क्या? डायरेक्टली तो नहीं। एट द इंस्टेंट व्हेन m1 को 14 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिली है, m2 की वेलोसिटी तो 0 ही रहेगी, क्योंकि m2 पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो फिर आप लिखोगे m1 which is 5, v1 is 14, m2 is 2, v2 is 0 अपॉन 5 और 2 7 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी, ये 0 आ गया, 2 into 0 is 0, 14 by 7 is 2, 5 2s are 10। तो सेंटर ऑफ की मास की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रहेगी। हमने इस 14 को पॉजिटिव कंसीडर किया, 10 भी पॉजिटिव आया है, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। सर ये 2 की जो वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, हाँ ये पार्ट एक बार फिर से समझाना था। देखो, जब m1 पर फोर्स लगा, बीच में स्प्रिंग है, m2 पर फोर्स लग रहा है क्या उस इंस्टेंट पर? नो नहीं। सो m2 की मोशन होगी क्या? नहीं नहीं। m2 का एक्सीलरेशन नहीं, m2 की मोशन नहीं, ये शुरुआत में भी रेस्ट है, अभी भी रेस्ट पर रहेगा। हाँ, जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, फिर ये कॉम्बिनेशन करके फिर आगे मूव होने लगेगा, तब ये m1 की वेलोसिटी फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी इस इंस्टेंट पर जब आपको कहा है, तब हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रहेगी। ठीक है,